हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जैसा भी आपका रिएक्शन हो मुझे मंजूर होगा। दोस्तों चलिए, इतिहास को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आज बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था और बताया था किस प्रकार से उसको बुद्धिमान और पागल राजा के नाम से जाना जाता था। तो आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं एफएसटी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक इसने शासन किया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो जरूरी शासक हो जाता है, महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन बनकर के पेपर में आते हैं, वो इसी शासक के बारे में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसका कार्यकाल 1351 से लेकर के 1388 तक। अगर देखा जाए तो ये फिरोज शाह जो तुगलक है, ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तो ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का ये क्या था, चचेरा भाई था दोस्तों। और ये भी आपको याद रखना है कि 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। तो उस टाइम पर ये जो आपका मध्यकालीन भारत रहा है, उस टाइम पर 2 ऐसे शासक के बारे में अगर जिक्र करें जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ हो, तो आपको याद रखना है, एक तो औरंगजेब और दूसरा था ये आपका, औरंगजेब इसके बाद था तो वो दूसरा कहलाएगा, ये पहला था फिरोज शाह तुगलक। तो कहाँ का हुआ था ध्यान रखना है, ये थट्टा कहाँ पड़ता है, सिंध में पड़ता है, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। उस जगह पर इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था 1351 में। और फिर इसका दोबारा जो दिल्ली में आकर के क्या हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था 1351 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये क्या करता है, ये सारे के सारे वही पुराने जो नियम थे, वही सारे पुराने नियम कानून दोबारा से लागू करा देता है, जो कि किसने बंद करवा दिए थे, जो कि खिलजी थे हमारे, जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी नियम कानून बंद करवा दिए थे, जिन पर जैसे एकता प्रथा वगैरह बंद करवा दी थी, तो वो सब कुछ दोबारा से पुनः स्टार्ट किसने करा दिए, फिरोज शाह तुगलक ने। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक ने वो सारे के सारे काम, जैसे कि एकता प्रथा हो गई और दोबारा से जो थी ना जमीनें दान में देने वाली प्रथा, दोबारा से लागू करवा दी थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। स्थायी सेना की नियुक्ति, स्थायी सेना सबसे आप जानते हो, इतिहास के अंदर अगर सबसे बड़ी सेना किसी की हुई है तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाने की जो शुरुआत करी थी, उसको बंद करवा दिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने कहा कि भाई जब जरूरत है तभी जाकर के हम क्या रखेंगे, सैनिक रखेंगे, परमानेंट सैनिक नहीं रखेंगे, सरकारी नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे कि जब जरूरत होगी तभी उनको तैनात किया जाएगा। तो इसलिए इसने सेनाएं कैसी रख दी थी, इसने स्थायी सेना रखना बंद कर दिया था। जो दाग प्रथा थी, आपको मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय पर घोड़े दागने वाली प्रथा चला दी थी, जिसमें हुलिया तय कर दिया गया था, किसका, सिपाहियों का, सेना का हुलिया बना दिया गया था, उनको एक पोशाक दे दी गई थी, उनकी एक यूनिफॉर्म हुआ करती थी। तो वो सब कुछ बंद करवा दिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी आपको याद रखना है। 24 प्रकार के टैक्स, 24 प्रकार के टैक्सों को बंद करवा करके 4 नए टैक्स लगवा देते, जिनमें कि आपको याद रखना है, खराज, जजिया, दान और खम्स। ये 4 टैक्स लगाने वाला कोई शासक था, तो आपको याद रखना है, खराज, जजिया, दान और खम्स। जो खराज था ये लगता था भूमि पर टैक्स, जजिया जो था ये ब्राह्मणों पर टैक्स लगवाया था दोस्तों। वैसे तो आपने सुना होगा कि 4 चीजों पर, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, बच्चों पर और जो हमारे अपंग वगैरह थे उन पर ये टैक्स वगैरह नहीं लगता था, जजिया कर। लेकिन और मुसलमानों पर नहीं लगता था, लेकिन ये जो जजिया कर है वो फिर से किसने, ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इसके पीछे की एक बात यह हो सकती है, क्योंकि ये जो फिरोज शाह तुगलक था वो चचेरा भाई था किसका, एमबीटी का। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो हिंदू थी। और कहीं ना कहीं इस्लाम में या जो खलीफा है उसकी नज़रों में श्रेष्ठ बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए इसने ये जो कर था, जजिया कर, ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था। कहीं ये ना समझे लोग कि हिंदू के साथ में या मुसलमानों के साथ में पक्षपात टाइप की कोई बात ना रखे, इसलिए इसने जजिया कर किस पे लगवाया था, ब्राह्मणों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये वाला, कई बार पेपर में पूछा गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर थोपा था। तो आप बता दोगे अच्छी तरह से, फिरोज शाह तुगलक, या फिर आप शॉर्ट में कह लीजिए एमबीटी। बात करते हैं दान के बारे में। दान एक टैक्स लगता था, ये जकात। जकात मैंने आपको समझाया था कि मुसलमानों के ऊपर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, इसमें दान में देना होता है कुछ ना कुछ, तो दान के रूप में जकात, ये बात तब से चली आ रही है, आज भी चल रही है।
खम्स के बारे में बात करें या इसको खुम्स भी लिखा हुआ है कई किताबों में, तो ये है आपके पास लूट का जो माल हुआ करता था उसको राजा को 75% देने की जो प्रथा थी वो पहले से चली आ रही थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन याद रखना है इसको जारी रखा किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, नहरों का जाल बिछाने वाला। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में भारत में नहरों की स्थापना करवाने वाला कौन शासक था, तो आप बताओगे गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम जीएसटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका जो जाल है या सबसे ज्यादा सर्वाधिक जालों का निर्माण किसने करवाया था सिंचाई इत्यादि के लिए, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है बातें। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा दासों का ये शौकीन था, ये आपको याद रखना है। 180 लाख के करीब इसके पास क्या हुआ करते थे, इसके पास उस टाइम पर दास हुआ करते थे, ध्यान रखना। उसके लिए, उनकी रेख देख के लिए या फिर उन पर नजर रखने के लिए, उन पर कंट्रोल रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने बंदगान ये एक क्या बनवा दिया था, ये एक दीवाने बंदगान जो है वो किसने बनवाया था, ये ध्यान रखना है। ये आपका बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसने करवाई थी, ये करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। इसके अलावा एक और विभाग इसने बनाया था, उसका नाम था दीवाने खैरात। अब ये दीवाने खैरात क्या काम करता था, जितने भी मुस्लिम लड़कियां थी या फिर विधवा थी या फिर जो लड़कियां होती थी या जो भी है, उनकी शादी कराने का जो खर्च उठाता था, ये क्या करता था, ये बड़े जो अमीर लोग होते थे इसके राज्य में, उनसे टैक्स के रूप में उनसे कुछ पैसा लिया जाता था और उस पैसे के थ्रू ये क्या करता था, मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाता था। विधवाओं को किसी भी प्रकार की जो जैसे पेंशन वगैरह बोलते हैं उस प्रकार की खैरात वगैरह दिलाने का काम ये करता था। इसके लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी, और अगर आपके समझ में आई है तो आपको वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह समझना है और कमेंट जरूर करना है दोस्तों, जैसा भी आपको लग रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है 300 नए जो थे ना, वो नए नगर किसने बसाए थे, तो 300 नगर बसाने वाला राजा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक। तो उनमें से कुछ खास, जैसे आज भी आप जानते हो ये जो फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर, जौनपुर और ये फिरोजाबाद, ये कुछ उनमें से लिए गए हैं। आप जानते हो एक बात को और ध्यान रखना है, फिरोजाबाद को तो इसने अपनी राजधानी बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसको फिरोजाबाद से बड़ा मोह था, ये सोचता था कि ये उसके लिए क्या है, लकी है, एक प्रकार से उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा इसने फिरोजाबाद को माना था और दिल्ली से अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी इसने फिरोजाबाद में। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए, 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर के देवगढ़ी, जो देवगिरी है वहां पर लेकर के जो गया था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दौलताबाद में, तो वहां लेकर के कौन गया था, ये आपको मैंने बताया था कौन गया था, ये गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली से अपनी राजधानी को फिरोजाबाद में शिफ्ट करने वाला कौन था, तो आपको बताना है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। यहां तक की बातें अगर आपके समझ में आ रही है तो आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें क्या आप समझ पा रहे हो, या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर लग रही है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और बातें हम इसके बारे में बात करते हैं। फितुवत ए फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा थी और इसे खुद लिखी थी ये ध्यान रखना है। फितुवत ए फिरोज शाही, अच्छा खासा विद्वान था ये, तो फितुवत ए फिरोज शाही ये इसकी आत्मकथा इसने खुद लिखी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अशोक के स्तंभ को, जो अशोक के स्तंभ कहाँ थे, मेरठ में थे और अंबाला में। मेरठ और अंबाला से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर जाने वाले शासक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरठ और अंबाला से दिल्ली लेकर के अशोक के स्तंभ कौन लेकर के गया था, तो आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक गया था। दोस्तों ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप बता सकते हो। इसके अलावा और बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदुओं के इसने अनेक मंदिरों को तुड़वाया, ये इसने बहुत गलत काम किया। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए और मंदिरों की मरम्मत पर भी पाबंदी लगा दी थी। तो मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगाने वाला अगर कोई शासक था तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। ये 3-4 काम मैंने जो इसके बताए, एक तो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर थोप दिया, हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए, और उसके अलावा हिंदुओं की जो मंदिरों की मरम्मत हो सकती थी उस पर भी इसने पाबंदी लगाने का काम करा था। और ये सब कुछ इसने इसलिए करा था क्योंकि ये उलेमा का समर्थन पाना चाहता था। अब ये उलेमा का समर्थन का मतलब क्या हुआ, असल में खलीफा का समर्थन पाने के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए और उसको खुश करने के लिए
उसको उलेमा कहा गया है। तो उलेमा का समर्थन पाने के लिए, यानी कि जो खलीफा हुआ है, खलीफा को का समर्थन पाने के लिए इसने एक काम और करा था, पूरी जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया था इसने, जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया था, ये ध्यान रखना है। और लूट करके वहां से जो मूर्ति थी उस मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बहुत उल्टे काम भी इसने करे हैं। इसके अलावा इसने और क्या करा, 1361 में इसने नगरकोट 1361 में नगरकोट में आक्रमण करके ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़वा दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़वाया था। तो बड़े बड़े मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर, इन दोनों को ही नष्ट करवाने के पीछे अगर किसी का हाथ रहा है तो आप याद रखोगे फिरोज शाह तुगलक का दोस्तों। अच्छा जी, इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा और क्या काम करवाया इसने, और इसने एक उल्टा काम और करा था कि हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू धर्म थे उन सभी को, संस्कृत भाषा में होते हैं हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा में थे, उन सभी का इसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था कि भाई जो भी ये देखना चाहता था कि भाई आखिर हिंदू के धर्म में है क्या। तो इसने अपने राज्य में जो भी विद्वान वगैरह थे उनसे बातचीत करी, कहा कि भाई ऐसा है, ये सारे हिंदू धर्मों को, जितने भी ग्रंथ हैं, ये हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको क्या करो, उनको संस्कृत से फारसी में क्या कर दो, तुम स्थानांतरित करो, मैं देखना चाहता हूं इनके अंदर है क्या। तो ये काम भी इसने करवाया था। इसके अलावा संगीत, आयुर्वेद और गणित, इन तीनों के ही जो हमारे शास्त्र थे उन सभी का इसने फारसी भाषा में क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था दोस्तों। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके समय पर एक इतिहासकार था जिसका नाम था बर्नी, ये मैंने पहले भी चर्चा करी है, पिछली दोनों वीडियो में इसके बारे में चर्चा हो रखी है। तो ये बर्नी जो था इतिहासकार था प्रसिद्ध, और इसने दो, एक तो तारीख फिरोज शाही और एक फतवा जहांदारी, तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी। तो ये जो है, ये दोनों की दोनों किताबें जो है वो किसने लिखी हैं, तो आपको याद रखनी है, ये बर्नी ने लिखी है, फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, और बनता ही बनता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि तारीख फिरोज शाही ये किसकी रचना है, तो आप बताओगे बर्नी की है, और फतवा जहांदारी किसकी रचना है, तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी बर्नी की है। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि ये जो ज्वालामुखी वाला जो मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर, जो कि नागरकोट से इसने जो है वो तुड़वा दिया था, यहां से जो है इसने 1300 इसको ग्रंथ मिले थे, और इन 1300 ग्रंथों को इसने क्या करा था, उनमें से कुछ का तो फारसी में अनुवाद करवा दिया था। तो बात आपको याद रखनी है। और इस चीज को क्या कहा गया है, दयायले फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा ही, दयायले फिरोज शाही। तो पेपर में पूछता है दयायले फिरोज शाही का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे 1300 ग्रंथों में से, ज्वालामुखी मंदिर में जो 1300 ग्रंथ मिले थे उनमें से कुछ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने वाला ये शासक था, इसी को कहा गया है दयायले फिरोज शाही। इसके बाद दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक भी कहा गया है, कल्याणकारी निरंकुश शासक। भाई मंदिर वगैरह तुड़वाए, लेकिन बहुत कुछ ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करे, लेकिन इसके अलावा इसने कुछ अच्छे काम भी करे थे। कल्याणकारी इसीलिए जोड़ा गया है इसके साथ में, जैसे कि नहरों का निर्माण करवाया था, सिंचाई जिससे आसान हो सकी, और बहुत सारे हैंडपंप वगैरह लगवाए, सड़कें पक्की करवाई, रोड वगैरह बनवाई, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे काम भी करवाए थे इसने, हॉस्पिटल बनवाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कुछ अच्छे काम भी करे थे, जिसके कारण इसको सब, जितने भी पूरी दिल्ली सल्तनत है उसका कल्याणकारी शासक, निरंकुश शासक किसी को कहा गया है, तो किसको कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों। इसके अलावा एक बात और रह गई हमारी कि हेनरी और एलियट ने, हेनरी एलियट ये पूरा एक नाम है, हेनरी एलियट और एल्फिस्टन और हेनरी एलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि सल्तनत काल का अकबर किसको कहा गया है। जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके फिरोज शाह तुगलक को। ये अकबर से पहले था, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखना। और 1388 में इसकी जब मृत्यु हो गई दोस्तों, तो 1388 मृत्यु के बाद GST सेकंड यानी गयासुद्दीन तुगलक सेकंड जो था वो शासक बना था। तो इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपके समझ में आई है तो आपको एक तो चैनल को लाइक करना है, शेयर भी करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ देखेंगे। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट आपको जरूर करना है। कमेंट इसलिए करना होता है दोस्तों ताकि उससे मुझे पता चल सके कि आखिर क्या कमी रह गई है पढ़ाने में, या फिर वीडियो में क्या कमी रह गई है, और क्या उसमें और कुछ इंक्लूड किया जा सकता है, ये आपके कमेंट के माध्यम से मैं जान सकता हूं।
आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि एक टीचर जो है वो सिर्फ आपके अपनी अप्रिसिएशन का भूखा रहता है, उसको यही चाहिए होता है कि उसको लोगों से प्यार मिले। खैर, इसके अलावा सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि समय समय पर आपको जो वीडियो है इस घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये आपको बार बार मेरी वीडियो को बताता रहेगा कि कब कब मेरी वीडियो मैं डाल रहा हूं, और वो आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, इतना काम आपको जरूर करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।